नमस्कार प्यारे बच्चों, स्मार्ट ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बिल्कुल शुरुआत से एक बार फिर से आरंभ करते हैं कक्षा 9वीं में चैप्टर जो पहला है, जिसका नाम है द मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, अर्थात हमारे चारों ओर के पदार्थ। यहाँ से शुरुआत करने का औचित्य ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो छुट्टियों में ग्रुप से नहीं जुड़ पाए थे, उनका अध्यापन का कार्य नहीं हो पाया, इसलिए सोचा कि चलिए शुरुआत से आप सबको दोबारा से सारे विषयों से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे आसपास के पदार्थ, इसको हम शुरू करें। इसके पूर्व हम आपको बताना चाहेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक परिभाषा क्या होती है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा में लिखा हुआ है, प्रकृति के क्रमबद्ध व्यवस्थित सुगठित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध का मतलब होता है कि हमारे सीखने का जो तरीका होना चाहिए वह बहुत ही सरल से जटिलता की ओर होना चाहिए। एक सरल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब एक छोटा बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, उस समय उसके जो टीचर्स होते हैं उसको सबसे पहले क्या सिखाते हैं? एक पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं। पेंसिल पकड़ने के बाद उसको पेंसिल को चढ़ाना सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा लाइन को डालना सीखता है, कुछ अक्षर बनाना सीख जाता है। जैसे ही वो अक्षर बनाना सीख जाता है तो फिर उसको वर्ड्स, कुछ शब्द सिखाए जाते हैं। शब्द सिखाए जाते हैं तो शब्दों का ज्ञान भी उसको मात्राओं के आधार पर धीरे धीरे कराया जाता है। यानी कि यहाँ जो सीखने का क्रम है वो एक क्रमबद्ध है, व्यवस्थित है और सुगठित भी है। प्रामाणिकता के आधार पर उस बच्चे को बिल्कुल सरल से जटिलता की ओर ले जाया जाता है। तो उस बच्चे का जो ज्ञान है वो कैसा होता है? धीरे धीरे करके डेवलप होता जाता है। जब बच्चा शिशु होता है तो बहुत सारी अच्छी बुरी चीजों को नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे जब उसका विकास होता है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि उसका मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का विकास होता चला जाता है। और जब हम उसके इस शारीरिक विकास का अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो एक कैसा तरीका होता है? वह एक क्रमबद्ध तरीका होता है। वास्तव में यही क्या है? विज्ञान है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि विज्ञान क्या है। प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान। अब प्रकृति में चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे अति सूक्ष्म एक कोष्ठीय जीव अमीबा पैरामीशियम हो, और चाहे बहुकोष्ठीय जीव मानव जैसे हों, सभी का अध्ययन जब हम किसी श्रृंखला के अंतर्गत करते हैं तो अध्ययन कैसा होता है? क्रमबद्ध होता है। अर्थात उस बच्चे का जो ज्ञान है वह कैसा होता है? क्रमबद्ध होता है, और वह क्रमबद्ध तरीके से सीखता हुआ चला जाता है और उसका विकास निरंतर होता चला जाता है। इसे कहेंगे हम विज्ञान। विज्ञान हमारे दैनिक क्रियाकलाप के क्षण क्षण में है। सोने से लेकर के जागने तक और जागने से लेकर फिर सोने तक संपूर्ण दैनिक कार्य की गतिविधियां हमारे विज्ञान के अंतर्गत ही संपन्न होती हैं। इसलिए वास्तव में जीव आत्मा के लिए या जीव के लिए विज्ञान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। विज्ञान का उदय कब हुआ? वास्तव में इस सृष्टि के जन्म के साथ ही विज्ञान का उदय है, क्योंकि सृष्टि का जन्म ही विज्ञान के कारण से हुआ है। जब एक छोटे से पिंड में एक भयंकर विस्फोट हुआ, उस विस्फोट का परिणाम क्या था? उस विस्फोट का परिणाम था उसमें बनने वाली गैसें। यहीं से तो विज्ञान शुरू हो गया। तो वास्तव में विज्ञान क्या है? एक प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान है, जिसे हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। अब हम जिस पाठ्य पुस्तक को अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं वह पाठ्य पुस्तक कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी से ली गई है। उस एनसीईआरटी में प्रत्येक विषय को धीरे धीरे रखा गया है। जैसे उसमें कुछ विषय भौतिकी का है, कुछ विषय रसायन विज्ञान का है, कुछ पाठ उसमें जीव विज्ञान के हैं, कुछ कृषि से संबंधित भी पाठ हैं और कुछ हमारे पर्यावरण से संबंधित पाठ हैं। इस प्रकार से संपूर्ण विज्ञान में हमें विज्ञान के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को पढ़ने का सौभाग्य इस वर्ष मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं
हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वह है हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखें हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं। तो पदार्थ की परिभाषा सबसे पहले हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? एक डस्टर है। आप इसको देख रहे हैं, ये क्या है? एक मार्कर है। सामने आप देख रहे हैं एक बोर्ड है। मेरी आंखों पर एक जो है क्या है? एक ग्लास है। मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये दीवार है, ये पंखा चल रहा है, एक मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं। ये सब कुछ जो है इस प्रकृति में विद्यमान है। जरा विचार करिए, अगर विज्ञान की भाषा में आप सबको कुछ एक नाम देना चाहें, हमारे चारों ओर जो हवा है, हमारे चारों ओर जो ताप है, ऊष्मा है, आप इसको एक नाम देना चाहें तो क्या देंगे? इसको हम एक नाम क्या देंगे? सोचिए, विचारिए। विज्ञान में एक नाम देंगे। जैसे जब हम अपने स्कूल की कक्षा में होते हैं, तो स्कूल की कक्षा में जब हम रहते हैं तो उस समय हमारे सभी के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन हम जिस कक्षा में होते हैं उस कक्षा का एक नाम होता है। कोई उसको वर्ग के नाम से देता है या क्लासरूम के नाम से दे देता है, लेकिन उसका एक नाम तो होता है। ऐसे ही सारी कक्षाओं के जो बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर होते हैं, तो जो स्कूल के बाहर देखा जाता है तो कोई कहता है भैया कौन सा स्कूल है, तो कहते हैं सरस्वती स्कूल है या गवर्नमेंट का स्कूल है। तो उन बच्चों को या उस पूरे परिवार को एक नाम दिया जाता है। ऐसे ही ऐसे सारे पदार्थों, सारी वस्तुएं जो हैं उसको हम एक नाम क्या दे सकते हैं? तो बिल्कुल उसको एक नाम हम देंगे पदार्थ, मैटर। एक नाम, क्योंकि उसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। तो वास्तव में पदार्थ है क्या? इसका डेफिनेशन देखें जरा। पदार्थ क्या है? मैटर है क्या? तो पदार्थ हमारे चारों ओर के परिवेश में जो कुछ भी है, जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो चलिए पदार्थ की हम परिभाषा लिखें कि पदार्थ क्या है। हमारे चारों ओर स्थित कुछ भी जिसका द्रव्यमान होता है, जो छोटे छोटे कणों से बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है और हमारे चारों जो कुछ भी है एक्स वाई जेड, जिसका द्रव्यमान होता है, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, तथा जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है, या इसको हम कहेंगे मैटर कहलाता है। अब समझने वाली बात यह है कि जो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, वह छोटे छोटे कण क्या हैं? यह स्थान किस प्रकार से घेरता है? देखिए, जैसे ये डस्टर है। अब इस डस्टर को मैंने यहाँ बोर्ड पर इस प्रकार से रख दिया, तो ये क्या करेगा भाई? इतना स्थान तो घेर रहा है, घेरेगा कि नहीं? अब यदि मान लीजिए कि आपने एक ग्लास लिया है, उस ग्लास में पानी भरा है, और ग्लास में पानी भरा है तो पानी ने क्या किया? उस गिलास का कुछ स्थान तो घेर लिया। ग्लास खाली है तो उस स्थान को वायु ने घेर लिया। तो वायु भी एक पदार्थ है, पानी भी एक पदार्थ है, और ग्लास भी एक पदार्थ है। ग्लास भी एक पदार्थ है, कांच का रूप है, ठोस रूप है, तो वह भी एक क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ की परिभाषा आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि पदार्थ है क्या। अब हम चलेंगे
यहाँ पदार्थ के सबसे मूल स्थिति में वह पदार्थ हमने एक बात देखी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो पदार्थ का अत्यंत छोटा कण यानी जो पदार्थ है वह बना होता है किससे? छोटे कणों से बना होता है, बहुत छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। वास्तव में यह छोटे कण जो हैं इसको हम कहते हैं अणु। और यदि इसका विश्लेषण हम आगे कक्षा में करेंगे तो जो अणु हैं वह बने होते हैं परमाणु से। परमाणुओं का संग्रह अणु है और जो परमाणु हैं वह हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसे मिलकर के बना हुआ होता है। लेकिन इस पाठ में हम केवल चर्चा करेंगे यहाँ पर अणु और परमाणु को लेकर केवल, ठीक है। तो पदार्थ क्या है? अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो क्या इन छोटे छोटे कण जो हैं ये पदार्थ में कोई विशेष गुण दर्शाते हैं? बिल्कुल। तो हम चलते हैं कि पदार्थ के कण के क्या गुण होते हैं, या पदार्थ में जो कण हैं वह पदार्थ के लिए क्या गुण दर्शाते हैं, इसकी चर्चा अब हम करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलते हैं, पदार्थ के जो गुण हैं वह पदार्थ के गुण जो आधारित हैं वह कण पर आधारित होते हैं, यानी पदार्थ के कण पर आधारित हैं। तो इनमें पहला गुण क्या है? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो देखिए, पदार्थ हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये हम सब जानते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस जो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, इसमें कण के गुण क्या हैं? प्रत्येक में अलग अलग गुण हैं। तो पहला गुण क्या लिखा है? रिक्त स्थान होता है। इसका हम एक प्रयोग करें। इसके लिए क्या करें? प्रयोग में बहुत सरल सा काम है। इसके लिए हम एक पात्र लें, इस प्रकार से कांच का हमने एक गिलास लिया और इस कांच के गिलास में हम एक इस प्रकार से जल भर दें। हमने जल भर दिया, हो गया हमारा पानी। और इस पानी में जहां तक हमने जल भरा है उस स्थान को हम किसी पेन या मार्क से इस प्रकार से चिन्हित कर दें, वहां तक उसको मार्क कर दें। अब हमें क्या करना है? इसमें कुछ मात्रा में 2 चम्मच या 3 चम्मच हम लेकर के कुछ नमक डालें, नमक पाउडर इस प्रकार से हम इसमें डालें और किसी ब्लोडर की सहायता से इसको हम घोलें। तो क्या होगा ये जो नमक है ये पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। जब घुल जाएगा तो हम देखें इसमें कि पानी का जो स्तर है, पानी का जो लेयर है वह अभी इसी चिन्ह तक है, इस चिन्ह तक, यानी कि पानी जो है उसके ऊपर नहीं गया। अब हम इस प्रयोग को थोड़ा दूसरे प्रकार से भी करेंगे। ऐसा ही पानी लें और पानी लेने के बाद इसमें रेत डालें तो आप देखेंगे कि पानी का स्तर कुछ ऊपर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर शायद आप जान गए होंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेत जो है वह जल में अघुलनशील है, घुली नहीं है। घुली नहीं है तो वो क्या करेगी? नीचे तली में आकर बैठ जाएगी और तली में आकर बैठ जाएगी तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो स्थान घेरेगी। तो जितना स्थान वह घेरेगी पानी उतना स्थान खाली करेगा। खाली करेगा तो क्या होगा? पानी का जो स्तर है थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन जब यही कार्य हम नमक के साथ कर रहे थे तो नमक के साथ करने से हुआ ये कि नमक पानी में विलय था, घुल गया। तो घुल गया तो कहां घुल गया भाई? घुल गया क्योंकि पानी के कणों के बीच में कुछ स्थान था। पानी के कणों के बीच में जो स्थान था उस स्थान में जो नमक है वो हमारा क्या हो गया? यहाँ पर घुल गया। इस कारण से जल का स्तर नहीं बढ़ा क्योंकि नमक को अपना आयतन, क्योंकि नमक का आयतन तो उसमें गिलास में नहीं आया, वो तो घुल गया। तो इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। आप लोग अच्छी तरह से इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए अब हम दूसरी बात बताते हैं आपको। तो इसमें हमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो ठोस होते हैं
स्थान नहीं होता, यानी कि स्थान नहीं होता। अरे भाई स्थान होगा तभी तो पदार्थ की संरचना कुछ ढीली बनेगी। गैस में सबसे अधिक स्थान है कणों के बीच में, द्रव में थोड़ा गैस से क्या है कम है, ठीक है, ठोस से कम है, और गैसों में तो सबसे अधिक स्थान है। अगर ये पेन है तो ये कैसा है, ठोस है। ठोस क्यों है, क्योंकि कणों की संख्या क्या है, बहुत पास पास है, एकदम सटे हुए हैं एक दूसरे से, तो ठोस में स्थान नहीं होता। जो द्रव है, द्रव में क्या है, स्थान कम होता है, इसमें स्थान कम होता है। और गैस में क्या है भाई, जो गैस है उसमें स्थान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो ये बातें भी आपको इसमें ऐड कर लेना है, ध्यान में रखना है। अब इसके दूसरे गुण की चर्चा करते हैं। जो दूसरा गुण है वह क्या कहता है, पहला गुण हमारा पूरा हुआ, दूसरा गुण कहता है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं, इसके लिए भी आप एक प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें, इसके लिए आप एक गिलास फिर ले लें, गिलास लिया और इसमें फिर से पानी भर दें, इस प्रकार से पानी भर दें। और पानी भरने के बाद आप इसमें ड्रॉपर की सहायता से, ठीक है, 2-3 बूंद जो है स्याही की डालें पानी में। जैसे ही आप 2-3 बूंद इसमें स्याही की डालेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 करके स्याही जो है चारों तरफ फैल जाएगी। और फैलने के बाद जैसे ही समय व्यतीत होगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस पानी का जो रंग है वह क्या हो जाएगा भाई, बदल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पदार्थ के जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इसलिए ये बात यहां पर सिद्ध हो गई कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। हाँ, अब ये बात अलग है कि ठोस में पदार्थ के कणों की गति अलग है, द्रव में अलग है और गैस में अलग है। तो सबसे पहले जान लें कि ठोस में जो है पदार्थ के कणों की गति बिल्कुल कम है, न्यून है। लेकिन यदि ताप दिया जाए, यानी कि ऊष्मा दी जाए, तो कणों की गति होती। विद्युत धारा, करंट का जो फ्लो होता है वो करंट का फ्लो धारा के प्रवाह से होता है। अब कण ही तो गति कर रहे हैं ना। इसी प्रकार से जब हम किसी लोहे की वस्तु को गर्म करते हैं तो कण उसमें गति करने लगते हैं। द्रव जो है, द्रव पदार्थ जो है, तो द्रव में ठोस से अधिक है, ठोस से अधिक। और गैस में तो भाई सबसे अधिक है, सबसे अधिक कण जो है गति करते हैं। विसरण आपने परिभाषा पढ़ी होगी। विसरण की परिभाषा क्या होती है, विसरण में जब अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। जैसे अगरबत्ती लगाता ना कोई, एक स्थान पर अगरबत्ती लगाता है तो उसकी सारी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। भोजन कहीं पक रहा हो तो सुगंध उसकी हम तक सरलता से चली जाती है। ये किस कारण से है, ये वायु में उपस्थित जो वायु के कण हैं वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, जिस कारण से ऐसा संभव हो पाया है। तो ये दूसरा गुण भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और जान गए होंगे। चलिए चलते हैं तीसरे गुण की ओर और अंतिम गुण की ओर। वह है पदार्थ के कणों के मध्य में आकर्षण होता है। आकर्षण होता है, इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थ के कण एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं, जुड़ते हैं। जैसे आप कभी घर पर जाकर प्रयोग करिए, जैसे मान लीजिए कोई नल है, इस प्रकार से आपका घर में नल लगा हुआ है और इससे जो पानी आता है, इससे पानी आता है, आप इसको खोलिए तो इस प्रकार से पानी आएगा। लेकिन आप प्रयास करिए कि इसके बीच में एक उंगली लगा दे अपनी, इस प्रकार से उंगली को लगा दीजिए तो आप देखेंगे पानी कुछ फैल जाएगा इस प्रकार से। स्वाभाविक है, बहुत सरल है, पानी फैलेगा। लेकिन आप नीचे देखेंगे, बहुत नीचे जाके, तो ये पानी की धार फिर से जुड़ने का प्रयास करेगी, जुड़ने का प्रयास करेगी। अर्थात उस जल के कणों के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है।
तो जो आकर्षण है, पदार्थ के कणों के मध्य में क्या होता है? आकर्षण। तो जो ठोस है, ठोस में आकर्षण सबसे अधिक है, सबसे अधिक। द्रव में ठोस से कम है, ठोस से कम। और जो गैस है इनमें तो आकर्षण है ही नहीं है, ठीक है ना। तो गैस के कणों में किसी प्रकार से आकर्षण नहीं है। तो इस विषय में आज आप समझ गए होंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के जो कण हैं उनके क्या गुण विद्यमान हैं। ये सब बातें आपको समझ करके इनके अच्छे नोट्स तैयार करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और लिखने के पश्चात आपको समय पर इसको चेक भी कराना है। आज के लिए कक्षा 9वीं के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं, पदार्थ के भौतिक और रासायनिक जो है अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स को जरूर लिखें। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है कमेंट्स के माध्यम से हम सबको बताएं। धन्यवाद।